I welcome you all in my online classes, and today's chapter is biomolecule. And in this chapter we'll study about biomolecule. So अब ये biomolecule किसको कहेंगे? तो ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम को बनाएंगे, जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल। अब जो है ये जो बायोमॉलिक्यूल होंगे, एक वर्ड आया है बायोकेमिस्ट्री। इसमें सभी चीज़ों को डील करना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन पाए, तो लाइन बाय लाइन हम लोगों को स्टडी करना है। तो यहाँ ये जो बायोकेमिस्ट्री है, और ये जो बायोमॉलिक्यूल के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो इसको कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। तो अब ये कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो लिविंग सिस्टम को बनाते हैं? इसमें जनरली क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट आते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सब सारे इसमें आते हैं, जो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, जो कि लिविंग सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं। और जनरली ये फूड का हिस्सा होते हैं, ये फूड का कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो ये जो हो गया आपके बायोमॉलिक्यूल। अब बायोमॉलिक्यूल को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि आखिर ये बायोमॉलिक्यूल होते क्या है। तो सबसे पहला जो बायोमॉलिक्यूल हमारे सामने आया, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। अब जैसा नाम से ये क्लियर है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो जनरली क्या होता है, प्लांट में पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्लांट में ये कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट जो होगा कैसे बनाएगा? तो फूड जब बनता है तो कार्बोहाइड्रेट जो है जनरली क्या कंटेन करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्लांट जो फूड बनाता है तो फूड में क्या लेता है? CO2 बनाने के लिए, देन वाटर लेता है। तो कार्बन इससे मिल गया, हाइड्रोजन इससे मिल गया, और ऑक्सीजन इस दोनों में से किसी से मिल गया। तो इस तरह ये कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में जनरली क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, ये एलिमेंट होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होगा, ये कैसे होंगे? ये कार्बोहाइड्रेट जो होंगे, इनका डेफिनेशन दिया गया सबसे पहले कि इनका फॉर्मूला जो होगा ये इस तरह का होगा। इनका फॉर्मूला क्या होगा? CxH2O और होल Y होगा। इस तरह का फॉर्मूला होगा। ये क्या होंगे? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये क्या हो जाएंगे? ये हाइड्रेट मीन्स वाटर, और किसके? कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो ये जो हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। इसी से इसका नाम आया कार्बोहाइड्रेट। नाउ दिस कार्बोहाइड्रेट, this is hydrate of carbon. Now example of this carbohydrate are many. केन सुगर, इट इज़ प्रेजेंट इन केन सुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ये सारे कार्बोहाइड्रेट होंगे। नाउ अब ये जो फॉर्मूला आया CxH2O होल Y, ये जो फॉर्मूला आया, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट तो फॉलो कर रहे थे, इस पे आ रहे थे, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट जो नहीं भी थे, वो दूसरे ग्रुप के कंपाउंड थे, वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहे थे, और कुछ जो कार्बोहाइड्रेट थे भी, वो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है इस तरह है, और ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये C6 और ये H2O, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ग्लूकोज इसके अकॉर्डिंग जो है कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जब हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, इसका फॉर्मूला शॉर्ट करके लिखा गया, तो इस तरह का था। तो जो ये तो मैच कर रहा है, बट ये तो एसिड है, ये तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। उसके बाद रेमनोज, जो एक अगेन कार्बोहाइड्रेट है, बट इट डजंट मैचेस दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला को मैच ही नहीं कर रहा है। तो अब ये क्या पंगा है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ तो कार्बोहाइड्रेट होंगे और कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे, जबकि वो कार्बोहाइड्रेट है। और कुछ जो है, जो नहीं है कार्बोहाइड्रेट, ये जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट है। तब इस डेफिनीशन को हटाया गया, और उसके जगह जो है एक नया डेफिनीशन आया, और वो जो डेफिनीशन था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि केमिकली ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और केटोन। मैं समझाती हूँ इसको कि ऑप्टिकली एक्टिव ये कैसे होना चाहिए, या ऐसे कंपाउंड देने चाहिए, जो कि ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जो कि हाइड्रोलाइसिस के बाद इस तरह के कंपाउंड दें। या तो पहले तो नहीं लगे कि वो इस तरह के हैं, बट हाइड्रोलाइसिस के बाद इस तरह के कंपाउंड देने चाहिए। तो एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्टिकली। ऑप्टिकली का मीनिंग होता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे। ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव जो होंगे, ये जो ऑप्टिकली, एक तो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स दे हैव मैनी OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप होने चाहिए तभी ये, और क्या होने चाहिए, और उसमें अल्डिहाइड और कीटोन भी होने चाहिए। अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इस दोनों में से कोई ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और नॉट एंड, तो ये दोनों ग्रुप होने चाहिए। अब तीसरी बात आई, ये अगर मान लीजिए कि ये दूसरा कंपाउंड है लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद ये इस तरह का कंपाउंड दे रहा है, तो भी उसको जो है कार्बोहाइड्रेट माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी बातें थी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में। अब हम आते हैं जनरल यूज़ में। जनरली जो कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है शुगर। तो जनरली इसको क्यों शुगर कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जनरली जो लेते हैं, जो चीनी खाते हैं, दे आर सुक्रोज, और सुक्रोज जो है एक तरह के कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो हो गया ये जो हो गया शुगर, क्योंकि इनका टेस्ट जो होता है जनरली स्वीट होता है। तो इनको जो है क्या कहा जाता है, शुगर कहा जाता है। अब सुक्रोज जो है वो जनरल शुगर जो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर मिल्क जो मीठा लगता है तो उसमें भी शुगर है जिसका नाम है लैक्टोज। जनरली मिल्क के लिए जो है जो वर्ड यूज़ किया जाता है, देख लैक्टोज, फिर लैक्टोबैसिलस, तो दूध को कर्ड में चेंज होता है। लैक्टिक एसिड जनरली जो दूध में जो मिल्क में दही जो खट्टा होता है उसमें होता है। उसके बाद जो है तो ये लैक्ट वर्ड जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। नाउ ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है, अगेन एक ग्रीक वर्ड जो है शुगर के लिए, शुगर को रिप्लेस करता है ग्रीक वर्ड जिसका नाम है सैकरोन, और इसी आधार पे इसको कहा जाता है सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, सैकराइड्स कहा जाता है। इसी आधार पे इसको कहा जाता है सैकराइड्स कहा जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन तीन तरह से, तीन कैटेगरी में होंगे। एक होंगे मोनोसैकराइड्स, दूसरे होंगे ऑलिगोसैकराइड्स, और तीसरे होंगे पॉलीसैकराइड्स। तो यहाँ पे मोनो में क्या आ गया, मोनो तो सिंपल हो गया, जिसमें मोनो जो हो गया सिंपल शुगर हो गया, एकदम सिंपल, उसके नीचे कुछ हो ही नहीं सकता है, जिसमें एक ही जो है सिंपलर यूनिट हो, जिसमें सिंपल यूनिट जो हो पॉलीहाइड्रोक्सी, अल्डिहाइड और कीटोन का हो। और ये जो होते हैं ऑलमोस्ट 20 जो है, अबाउट 20 मोनोसेक्राइड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, राइबोज। इनको हाइड्रोलाइज करने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा, इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो हो जाएंगे मोनोसेक्राइड होंगे। ऑलिगोसेक्राइड में क्या होता है, यहाँ 2 to 10 मोनोसेक्राइड जैसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमको 2 to 10 मोनोसेक्राइड मिलेगा। और इस आधार पे जो है, अगर 2 मोनोसेक्राइड से बना हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट दे आर कॉल्ड डाइसेक्राइड्स। जब 3 मोनोसेक्राइड से बना हुआ है तो ये दे आर कॉल्ड ट्राइसेक्राइड। जब 4 से तो टेट्रासेक्राइड। तो इसी तरह जो है ये जो है कंबाइन करके बने होते हैं, 2 से 10 तक यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये जनरली हाइड्रोलाइज करते हैं, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ज़रूरी नहीं कि सेम ही मोनोसेक्राइड आए, जो है चेंज भी हो जाता है। जैसे हमने सुक्रोज लिया, तो सुक्रोज जो किससे बना हुआ है, सुक्रोज जो चीनी जो हम लोग खाते हैं, तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना हुआ है। तो ग्लूकोज अलग है और फ्रुक्टोज अलग है। तो इस तरह जो है ज़रूरी नहीं है कि जो है एक और उसी तरह माल्टोज अगर हाइड्रोलाइज होगा तो माल्टोज से केवल ग्लूकोज मिलेगा, तो ग्लूकोज से ये बना हुआ है माल्टोज। तो इस तरह जो है सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम थर्ड जो पढ़ेंगे वो पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में जो होगा, इसमें लार्ज नंबर ऑफ जो है मोनोसेक्राइड यूनिट होंगे। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलेंगे, और क्योंकि चूंकि ये पॉली है, पॉली मीन्स व्हाट, मेनी, सो बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिलेंगे, और बहुत सारे कंबाइन करके ये पॉलीसेक्राइड बनते हैं। जैसे एग्जांपल में सेलुलोज हो गए, ग्लाइकोजिन हो गए, गम्स हो गए, जिस सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये जनरली क्या होते हैं, स्वीट नहीं होते, सो दे आर कॉल्ड नॉन शुगर।
अब इसका क्लासिफिकेशन जो है दो आधार और भी क्लासिफिकेशन है। ये तो हो गया नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड के अकॉर्डिंग। अब दूसरा जो आधार होता है वो होता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के आधार पे। तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर होते हैं जो कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे। यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को दो रिएजेंट अगर इन दोनों को रिड्यूस कर देता है तो ये जो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे। और जब इनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा तो ये हो जाएंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो अगर रिड्यूस करते हैं तो क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग शुगर, और नहीं रिड्यूस कर पाएंगे तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे। तो जो भी अगर कंटेन करते हैं मोनोसेक्राइड अल्डेहाइड अल्डोज और कीटोज को तो ये रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अगर इनका ग्रुप जो है बंधा हुआ रहता है तो ये अगर फ्रीली नहीं होंगे तो क्या होंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, तो दे आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर एक भी ग्रुप प्रेजेंट है, अल्डेहाइड वाला ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोन वाला, तो दे आर एबल टू रिड्यूस दिस, सो दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो अब जो है यहाँ पे अब मोनोसेक्राइड को हम लोग रिवीजन करेंगे। अब जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे ये होगा फंक्शनल ग्रुप के आधार पे। अगर कार्बोहाइड्रेट अल्डेहाइड ग्रुप कंटेन करता है तो वो हो जाएगा एल्डोज, अगर केटोन ग्रुप कंटेन करता है वो हो जाएगा केटोज। तो इस तरह, और नंबर के आधार पे भी ट्रायोज, एल्डोट्रायोज, जैसे 3 कार्बन का है तो ट्रायोज हो जाएगा क्योंकि 3 है ट्रायो। केटोन अगर ग्रुप है तो केटोट्रायोज। इसी तरह 4 है तो एल्डोटेट्रोज, केटोटेट्रोज, पेंटोज, एल्डोपेंटोज, केटोपेंटोज, हेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, केटोहेक्सोज, देन हेप्टोज, एल्डोहेप्टोज और केटोहेप्टोज। इस तरह जो है क्लासिफिकेशन। हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्लूकोज क्या होता है कि ये फ्रीली एग्जिस्ट करता है और ये कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कंबाइन फॉर्म में हम बहुत सारे ऑलिगोसेक्राइड में देख सकते हैं, डाइसेक्राइड में, जैसे सुक्रोज जो चीनी हम लोग यूज़ करते हैं, दे आर फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये डाइसेक्राइड है। जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो इसमें हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। और ये बहुत सारे और फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो है दोनों तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ये बहुत सारे फ्रूट में पाए जाते हैं, जैसे ग्रेप में बहुत सारा जो है ग्लूकोज मिलता है। अब हम लोग जो है इसका प्रिपरेशन देखते हैं। तो प्रिपरेशन कैसे बनेगा, तो जिसमें ग्लूकोज रहेगा उसी को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे। तो जनरली ये डाइसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करने के बाद मिलते हैं और पॉलीसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने डाइसेक्राइड को लिया है, सुक्रोज को लिया है और उसको हमने बॉयल किया है, हाइड्रोलाइज किया है। हाइड्रोलाइसिस में हमने क्या किया, बॉयलिंग किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, किस में, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। और ये मिला है हमको इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये क्या मिला है हम लोगों को, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला है। अब दूसरा हमने क्या किया है, पॉलीसेक्राइड को। पॉलीसेक्राइड जनरली क्या होते हैं कि बहुत सारे जो मोनोमर से बने हुए होते हैं, बहुत सारे मोनोसेक्राइड से बने हुए हैं, मोनोसेक्राइड से बॉन्डिंग करके बहुत बड़े चेन बनता है जिसको कहा जाता है पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड ऐसे पॉलीसेक्राइड जो कि ग्लूकोज कंटेन करते हैं उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे विदाउट अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो इसको बॉयल करेंगे, टेम्परेचर 393 केल्विन रखेंगे और ये हमें देगा ग्लूकोज। चूँकि यहाँ पे स्टार्च हमने लिया है और स्टार्च जो होता है प्लांट में पाया जाता है। तो बहुत 6th क्लास में आपने किया होगा, स्टार्च टेस्ट किया होगा, आयोडीन टेस्ट किया होगा, आयोडीन में डाला हो, आयोडीन डालने से ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम जो यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे हमने लिया स्टार्च या सेलुलोज। चूँकि सेलुलोज पे भी क्या होता है, सेलुलोज में भी ग्लूकोज होता है। मोनोसेक्राइड क्या होता है, सेलुलोज का ग्लूकोज होता है। तो इसको भी हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें ग्लूकोज ही मिलेगा। एंड इसीलिए लिखा हुआ कि बहुत सारा ग्लूकोज इसमें है। और इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H10O5
होल एन। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है सुक्रोज़ का, C12H22O11, और जो दिया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फॉर्मूला सेम है लेकिन नेम अलग है, तो क्या हो सकता है इस दोनों का जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्वाइट डिफरेंट होंगे, और जिसके वजह से उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात अब जब हम करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो ग्लूकोज जनरली होते क्या हैं, तो ग्लूकोज जनरली जो होते हैं एल्डोहेक्सोज, ये कंटेन करते हैं एल्डिहाइड, और ये कंटेन करते हैं 6 कार्बन, ये कंटेन करेंगे 6 कार्बन। तो इनका नाम होता है एल्डोहेक्सोज, और ये जो होते हैं ये जाने जाते हैं डेक्सट्रोज के रूप में। तो ये बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है पॉलीमर्स होते हैं, और ये बहुत सारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मोनोमर हैं, बहुत एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करेंगे विद सम एविडेंस लेंगे, और उसका स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है कि ये आखिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला C6H12O6। तो इसमें ऑक्सीजन कैसे अरेंज होंगे, इसमें कार्बन कैसे अरेंज होंगे, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें कार्बन कैसे अरेंज होंगे, 6 जो कार्बन है वो उसका अरेंजमेंट किस तरह होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग हीटिंग करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है कि ये जो है रिज़ल्ट देता है हम लोगों को एक स्ट्रेट चेन कार्बन, और जिस स्ट्रेट चेन कार्बन में कितने होते हैं कार्बन, ये कार्बन होते हैं आपके जो है 6 कार्बन, और 6 कार्बन के जो हाइड्रोकार्बन है उनको कहा जाता है हेक्सेन। और चूंकि ये स्ट्रेट चेन में है तो इसीलिए ये हो गए एन हेक्सेन। ओके, नाउ अब जो है, अब तो ये मैंने प्रूव कर लिया, ये आपने प्रूव कर लिया कि कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन में है, और ये 6 कार्बन को कंटेन करते हैं। ओके, स्ट्रेट चेन में होंगे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे अरेंज होंगे उसको हम लोगों को देखना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोजन जो है लिया, हाइड्रोक्सिलमाइन लिया, और हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया। तो सबसे पहले हाइड्रोक्सिलमाइन जो होता है, हाइड्रोक्सिलमाइन जनरली जो होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। तो अमोनिया क्या होता है NH3, और इसी से हम लोगों को हाइड्रोक्सिलमाइन मिलेगा। और इसका फॉर्मूला जो क्या होता है NH H और H। तो यहाँ का जो H होगा ये H हट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा OH, और यही हो जाता है हाइड्रोक्सिलमाइन। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सिल एमीन जो होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल और एमीन, तो ये दोनों मिलके हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसकी जो रिएक्शन होगा जनरली जब डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया या अमोनिया से रिएक्ट जब होता है कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट होता है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो आखिर क्या होता होगा, तो कार्बोनाइल ग्रुप का क्या है, ये है स्ट्रक्चर, ये नीचे वाला जो है मैंने 8 दे दिया है। और अब क्या होगा H2NH OH, ठीक है, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, हाइड्रोक्सिल एमीन है। अब यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल हट जाएगा तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये हट गया, डिहाइड्रेशन हो गया, और ये जो बन गया इस तरह का ऑक्सीम जो है कंपाउंड बन गया। तो ये अब नेक्स्ट जो है, अब इस पे हम लोगों को भरोसा नहीं हुआ, फिर हमने क्या किया, अब हाइड्रोजन साइनाइड से किया। अब ये हाइड्रोजन साइनाइड जो है किस तरह रिएक्ट करेगा, तो इसमें क्या होगा कि HCN जो होगा यहाँ पे HCN, यहाँ पे जो है ये CN माइनस मेन जो काम करेंगे CN माइनस काम करेंगे। तो CN माइनस जो होगा इसमें हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन हट जाएगा, और तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये है H है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊँगी क्योंकि इसी चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो या तो आप पढ़ चुके होंगे
या आप पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो ये चीज़ हम लोगों को अल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ना है। तो इसीलिए ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगी ये हाइड्रोजन कहाँ गया। तो मेन जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे साइनाइड, ये H तो है लेकिन मेन रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, साइनाइड के साथ हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। तो इस पर अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 2 3 4 ये तो 5 हो जाएगा बॉन्डिंग। कार्बन तो नहीं बनाना चाहेगा 5 क्योंकि अनस्टेबल होता है। तो लेकिन एक इसको लालच भी है कि हम साइनाइड के साथ दोस्ती करें, ये दोस्ती बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो क्या करेगा, ठीक है अब इसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करेंगे तो R के साइड में तो एडजस्ट कर ही नहीं सकते हैं, H के साइड में एडजस्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो एडजस्टमेंट कहाँ पे किया जाए, तो एडजस्टमेंट जनरली जो होगा वो इस साइड में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से मैं ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, C होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो चला गया ऑक्सीजन के पास और ये नेगेटिव के रूप में ये आ गया, ये R मैंने दे दिया है। यहाँ पे CN बन गया। अब ये जो माइनस आ गया यहाँ पे, तो ये माइनस आ गया तो ये अच्छी बात नहीं है, दुख की बात है। किसी पे भी चार्ज आना एक दुख भरी घटना है उसके लिए। तो इस दुख भरी घटना को सुख भरी घटना में कैसे बदलेगा, ये जो हाइड्रोजन जो छोड़ा था, निकला था, ये जो है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये बन जाएगा आपका ये बन जाएगा साइनोहाइड्रीन। इसको क्या कहा जाएगा, साइनोहाइड्रीन। दिस इज साइनो ग्रुप। तो ये केवल तभी बनेगा जब कार्बोनाइल ग्रुप से रिएक्शन होगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग अल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ छोटे में, या तो आप पढ़ चुके होंगे इस चीज़ को। उसके बाद जो है ये तो पता चल गया कि जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो जो है कार्बोनाइल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है। अब ये कार्बोनाइल ग्रुप तो 2 तरह के होते हैं, एक अल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। तो अब ये क्या होगा, अल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा। तो अल्डिहाइड जनरली क्या होते हैं, टेढ़े होते हैं, और कीटोन जनरली जो होते हैं, अल्डिहाइड जनरली सीधे होते हैं, सॉरी, और कीटोन जनरली टेढ़े होते हैं। तो टेढ़े आदमी क्या होगा, एक पर्टिकुलर ही चीज़ से रिएक्ट करेगा, और जो सीधे होते हैं वो सबसे रिएक्ट कर जाते हैं। तो अल्डिहाइड क्या करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन कीटोन तो टेढ़ा है, वो तो रिएक्ट करेगा नहीं। तो अब यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे और कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाते हैं जिसका नाम है ब्रोमीन वाटर। अब इसको जब ये इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्शन होगा और ये देगा हमको ये जो अल्डिहाइड था उसमें एक और O घुस गया और ये हो गया COOH, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होना। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। सो अब इसको कहेंगे ये जो ग्लूकोज था वो क्या बन गया, एसिड उस ग्रुप आ गया, तो ये हो गया ग्लूकोनिक एसिड। तब इससे पता चलता है ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इन द फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड के फॉर्म में है, ना कि कीटोन के फॉर्म में है। अब व्हाट अबाउट अदर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन की भी मात्रा अधिक है। अब ये एक ही कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे, क्योंकि एक ही जो है हम लोगों को हाइड्रोसाइनिन दिया है, एक ही साइनोहाइड्रीन दिया है, एक ही ऑक्सीन मिला है हमको, एक ही जगह पे ऑक्सीन मिला है और दूसरा तो मिला नहीं है। तो अब अदर OH ग्रुप के बारे में पता लगाते हैं, अदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है। तो उसके लिए हम लोग एस्टाइलेशन करते हैं। तो एस्टाइलेशन में हम लोग यूज़ करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो एसिटिक एनहाइड्राइड जनरली होता है, ऑक्सीजन हो गया ब्रिज, और ये जो होगा ये इस तरह होगा, फिर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे हमने देखा इसका स्ट्रक्चर, हमने देखा कि इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, CH3 ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। और रिएक्शन जो जनरली होता है वो ये पार्ट जो है निकल जाता है, इधर से रिएक्शन होता है, और एसीटेट ग्रुप जो है वो अटैच हो जाते हैं, इसको कहा जाता है एसीटेट ग्रुप। तो ये एसीटेट ग्रुप जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। तो चूँकि इसमें 5 OH ग्रुप है तो इसीलिए यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे बन गया पेंटा एसीटेट, यहाँ पे क्या बन गया, पेंटा एसीटेट। और चूँकि ये जो पेंटा एसीटेट है काफ़ी स्टेबल है, एक कार्बन पे नहीं पेंटा
एसिडेट बना है वो अलग अलग डिफरेंट कार्बन पे बना है, इसीलिए स्टेबल है। सो इट मीन्स ये जो चेन है, ये जो 6 मेंबर चेन है, स्ट्रेट चेन है, ये अल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है एक, और ये जो है OH ग्रुप कंटेन करता है, 5 OH ग्रुप कंटेन करता है, वो भी 5 डिफरेंट कार्बन पे है। तो ये हमने इसे प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट अब प्रूव करना है कि ये OH ग्रुप आखिर जो है किस कार्बन से अटैच है, प्राइमरी कार्बन से। प्राइमरी कार्बन मीन्स व्हाट, कि उसका जो नेबरिंग बस एक ही नेबरिंग कार्बन है इसके नेबर में, चूँकि नेबर में कितने नेबर हैं इसके कार्बन के, जो है कार्बन की बॉन्डिंग जो है 4 है, कार्बन की बॉन्डिंग 4 है, वैलेंसी कितनी है 4 है यहाँ पे। तो ये OH ग्रुप है। अब इसके नेबर जो होंगे, केवल जब एक ही कार्बन होंगे या वो भी कार्बन नहीं होंगे तो उसको कहा जाता है प्राइमरी। जब तो 2 कार्बन हो गए तो ये हो गया सेकेंडरी। जब 3 कार्बन, तीनों साइड से इसके नेबर जो है तीनों कार्बन ही है, कार्बन ही फैमिली है, तो दे आर कॉल्ड टर्सरी। और इनकी ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इनका कुछ भी रिएक्शन में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसीलिए इसको कंसीडर किया जाता है कि इसके नेबर में कौन है, कार्बन के नेबर में कौन है, कार्बन ही है क्या। अगर एक कार्बन है तो वो हो जाएगा प्राइमरी, क्योंकि ये सिंगल कार्बन है। और जब 2 नेबर हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। अब जब 3 नेबर हो जाएंगे, इस कार्बन के 3 नेबर, जिससे ये जो ग्रुप अटैच है, ये ग्रुप OH ग्रुप जो देख रहे हैं आप अटैच है इस कार्बन से, तो उसी तरह OH अगर Cl है, Cl अगर उस कार्बन से अटैच है जिसके तीनों नेबर जो है कार्बन है, तो ये टर्सरी हो जाएगा। तो सभी केस में इस तरह होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो अब ये जो है कैसे अब हम लोग प्रूव करेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी कार्बन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है कि सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। इट मीन्स जो OH ग्रुप जो अटैच हुआ है जिस कार्बन से, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो उसके नेबर में एक ही कार्बन है या नेबर में 2 कार्बन है या 3 कार्बन है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, इसको ऑक्सीडाइज कराया गया। तो जनरली ऑक्सीडेशन में जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का जो रिएक्टिविटी होता है अलग अलग होता है। जैसे अल्डिहाइड और कीटोन का अलग अलग था, तो प्राइमरी वाला जो होता है वो बेचारा सीधा साधा, वो तुरंत जो है ऑक्सीडाइज करेगा, और सेकेंडरी वाला थोड़ा टेढ़ा होता है। तो ये जो होगा, ये जब हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं, या ये नाइट्रिक ऑक्सीड से नाइट्रिक एसिड से जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या देगा, सैकरिक एसिड देगा। ये क्या देगा, सैकरिक एसिड देगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो क्या कर देगा, ये अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। और ये जो है एक तो ऑक्सीडेशन, एक तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक तो ऑक्सीडेशन होता है अल्डिहाइड का, ये तो कंफर्म है। ये जो एसिड आया है, क्योंकि चूँकि हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि अल्डिहाइड है इसमें, तो ये तो आ गया एसिड का, ये अल्डिहाइड का आ गया। अब दूसरा जो एसिड आएगा वो आ जाएगा अल्कोहल का। दूसरा जो एसिड आ जाएगा वो हो जाएगा अल्कोहल का, और अल्कोहल को जो ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये जो है दूसरा एसिड हमको मिलेगा, और इसका नाम हो जाएगा सैकरिक एसिड। और अब जब हम, अब ये तो हो गया, अब ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि अरे ये जो है अल्डिहाइड दोनों तरफ OH ग्रुप है, तो इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे तो पता है कि हाँ एक तरफ CHO ग्रुप है। हम क्या करते हैं कि हमने पहले ग्लूकोज को क्या किया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट किया, ब्रोमीन वाटर से, तो ये क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड। तो माइल्ड से तो अल्डिहाइड कर जाता है, तो अल्डिहाइड बस ऑक्सीडाइज हुआ और ये ग्रुप नहीं ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये ग्लूकोनिक एसिड हुआ। जब ग्लूकोनिक एसिड को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया जाता है तो ये जो अल्कोहल है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बन जाएगा सैकरिक एसिड। तो इट मीन्स इट कंटेन व्हाट, इट कंटेन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कंटेन करता है। अब जो है एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट जो OH ग्रुप का आया, उसको स्टडी किया गया, उसको दिया गया फीसर के बाद, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद। तो अब यहाँ पे बस एक ध्यान में रखना है और कुछ नहीं ध्यान में रखना है, तभी याद हो पाएगा। तो ये तो पता ही है, ऊपर सर हो गया अल्डिहाइड, धड़ हो गया, सर हो गया अल्डिहाइड, पैर हो गया
जो है अल्कोहल, सर अल्डिहाइड, पैर अल्कोहल, और बीच में जो है हमको बस 3rd नंबर कार्बन पे जाना है, ऊपर से 3rd और नीचे से 4th। उसमें क्या कर देना है, पलटी मार देना है, OH को इस साइड कर देना है, H को इस साइड, बस ये याद रखना है और बाकी तो याद ही रहेगा। बस इसमें क्या है, सभी में आप देख रहे हो ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड है, क्योंकि एक COH ग्रुप है। ये क्या है, सैकरिक एसिड है, इसमें COH ग्रुप है। बस एक में पलटी मार देना है यहाँ पे और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका किसका रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों का रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब ग्लूकोज का नाम हो जाता है करेक्टली, जो नेम होता है D+ ग्लूकोज। यहाँ पे हम लोग नाम कहते हैं, पूरा नाम, जैसे कोई कहता है तुम्हारा पूरा नाम क्या है, जैसे महात्मा गांधी का हम लोग कहते थे महात्मा गांधी, बट महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, बहुत बड़ा नाम था। उसी तरह ग्लूकोज जो है, मिस्टर ग्लूकोज का भी जो है रिस्पेक्ट से नाम लेना है और उसका पूरा नाम लेना है। तो पूरा नाम हम क्या लेंगे मिस्टर ग्लूकोज का, हम लोग लेंगे D+ ग्लूकोज। हम लोग क्या लेंगे इसका नाम, D+ ग्लूकोज। तो अब ये D क्या है, प्लस क्या है, तो D जो है रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन को, D रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन को और प्लस रिप्रेजेंट करता है इसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को। अगेन अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या आ गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी तो नहीं पता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होता है आपको पता होगा, जब आपने अल्डिहाइड, जब आपने सबसे जो ग्रुप, ये जो जो बुक 2 है केमिस्ट्री का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हेलो अल्केन। उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक जो होता है प्लेन पोलराइज लाइट होता है, जो कि 11th में भी पढ़ा होगा, प्लेन पोलराइज लाइट होता है। और ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या करता है, ये प्लेन पोलराइज किसी जो कोई भी सब्सटेंस होगा, अगर उसको भेजा जाए प्लेन पोलराइज लाइट को, तो वो जो सब्सटेंस होता है उसको लेफ़्ट रोटेट कर देता है, नहीं तो राइट रोटेट कर देता है। जब लेफ़्ट रोटेट करेगा तो हो जाएगा लेबोरेटरी, ये याद रहेगा। जब लेफ़्ट रोटेट करेगा तो हो जाएगा लेबोरेटरी, और जब राइट रोटेट करेगा लेबोरेटरी, दैट इज़ लेफ़्ट। ये याद रखना चाहिए, 2 ही चीज़ है, राइट और लेफ़्ट। तो एक याद रहेगा तो दूसरा याद रहेगा। तो लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट रोटेट किया तो नाम क्या हो गया, उसका हो जाएगा लेबोरेटरी। और जो सब्सटेंस उस लाइट को जो है राइट रोटेट किया, दैट इज़ कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अब ये हमारा ग्लूकोज जो है प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है आपका जो है राइट साइड में। सो दिस इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। अब ये तो पता चल गया। अब DL क्या है, जब हमने ये प्लस, जब लेबोरेटरी और प्लस माइनस लेबोरेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये D का क्या मतलब है, क्या बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। D मतलब डेक्स्ट्रो, L फॉर लेबो, नाम भी जो फर्स्ट लेटर आ रहा है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब क्यों नहीं रिलेशन है, क्या है, ये सब हम लोग देखते हैं। Now we will describe about D and L form in other parts. So thank you.